अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले आपको प्रोग्राम में बताना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो 2 रोज़ का दौरा करेंगे और ये दौरा करेंगे वो रशिया का। बताना हमें आपको ये भी है कि 23 साल के बाद कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अगर रूस का दौरा कर रहा है तो वो इमरान खान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 23 से 24 फरवरी तक रूस का सरकारी दौरा करेंगे। आलमी सतह पर सफारती हलकों में इमरान खान के दौरे को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक रूसी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान तवानाई के शोबे में ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेंगे। दोनों रहनुमा इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर व्लादिमीर पुतिन 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने पर बात करेंगे। दफ्तर खारिजा से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर मौक़िफ़ में यकसानियत पर मबनी है। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और रूस के कसीरुल-जहती 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और मुख्तलिफ़ शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामोफोबिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से दुनिया भर में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसको रूसी सदर समेत आलमी रहनुमाओं की जानिब से खूब पज़ीराई हासिल हुई। रूसी सदर की जानिब से इस्लामोफोबिया पर दिए गए बयान को वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ सराहा बल्कि इसको अक़वाम आलम के लिए एक अहम पैगाम भी करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा करने वाले हैं 23 से 24 फरवरी में रशिया का। 23 साल के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा होगा जो रूस जाएंगे हमारे वज़ीर आज़म। सैयद इश्तियाक हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, नुमाइंदा हैं PTV के। मॉस्को पहुँच चुके हैं। क्यों पहुँच चुके हैं? इसलिए पहुँच चुके हैं कि वहाँ पर पहुँचना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। क्या क्या मुलाकातें होनी हैं, क्या स्केड्यूल है वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान का, ये सारी चीज़ें सैयद इश्तियाक हमदानी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद इश्तियाक हमदानी। जी अस्सलाम वालेकुम। सैयद ये बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं, ख़ास तौर पर रूस के अंदर क्या देखा जा रहा है? ये जो मुलाकात होनी है दोनों सरबराहान की, ये इसके क्या टाइम है, क्या दिन मुकर्रर किया गया है इसके लिए? जी वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है ये तारीखी दौरा है। इसमें कोई, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 23 साल के बाद ये मौका आ रहा है कि पाकिस्तान का कोई सरबराह रूस का दौरा कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का ये एक बड़ा जानदार और जो फैसला है, और जो उन्होंने एक तारीखी फैसला किया है कि उन्होंने रशिया आकर रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई जो है वो, जिस तरह हमारे यहाँ पे सफ़ीर शफ़क़त अली खान साहब ने भी कहा कि नई जहद साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो है दोनों मुल्कों के लिए बड़ा अच्छा है, खित्ते की सलामती के लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पे उसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और की जा चुकी हैं कई। और वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से रूसी मीडिया जो है वो भी बड़े मुस्बत अंदाज में इसको देख रहा है। और वज़ीर आज़म जो जुमरात के रोज़ मुलाकात करेंगे दिन के मॉस्को के 1 बजे, पाकिस्तान में उस वक्त 3 बज रहे होंगे, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। ठीक है। अच्छा, मीडिया में किस तरह से देखा जा रहा है इस दौरे को वहाँ रशिया के अंदर, ये भी आपने बता दिया। वज़ीर आज़म व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कितने बजे कर रहे होंगे ये भी आपने बता दिया। क्या उसमें मौज़ूआत डिस्कस हो सकते हैं, क्या मामलात हो सकते हैं? मैं चाहूँगी ज़रा इस पर भी डिटेल से आगाह कर दीजिएगा। और फिर ये भी बता दीजिएगा कि वफूद की सतह पर भी तो मुज़ाकरात हो रहे होंगे ना दोनों जानिब से। क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान और मॉस्को की जानिब से कौन कौन सी अहम शख्सियात जो हैं पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर जाएंगी और वहाँ से कौन सी शख्सियात मौजूद होंगी? देखें, ये जो दौरा हो रहा है इसमें वज़ीर आज़म एक आला सतह के वफ्द के साथ आ रहे हैं, और उनकी यहाँ पे जो सदर पुतिन साहब के अलावा जो मुलाकातें हैं वो यहाँ के आला शख्सियात के साथ मुलाकातें हैं, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें हैं। इसके अलावा ये जो वफूद आ रहे हैं ये वफूद की सतह पर ही दोनों ममालिक के मुलाकातें होंगी। और इसमें एक ख़ास बात जो आपने जिस तरह पूछा, यहाँ पे हम रूस और पाकिस्तान इस वक्त वक्त की ज़रूरत के साथ साथ एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ पे दफाई और माशी तावन के हवाले से, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, और उसके अलावा जो गैस लाइन है
इस बार भी एक बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और इसके अलावा अफगानिस्तान में अमन के लिए रूस ये समझता है कि पाकिस्तान से बेहतर इस वक्त कोई मुल्क नहीं है जो अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा कर सके। और रूस और पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा किरदार जो है वो अमन के लिए कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये दौरा बहुत अहम है। दोनों तरफा जो वफूद सतह पे मुलाकातें होंगी, इन मुलाकातों की जो ज़्यादा डिटेल फिलहाल इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि यहाँ पे कल वज़ीर-ए-आज़म पहुंच रहे हैं और उसके बाद ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो है वो एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मतवक्को है, तो उसमें हमें ज्यादा बेहतर तौर पे पता चलेगा कि वफूद सतह पे जो मुलाकातें हो रही हैं वो क्या है। पाकिस्तान से आ रहे हैं वो कौन से हैं और फिर वहां पर किन किन से मीटिंग्स हो रही होगी, क्या मामला डिस्कस हो रहे होंगे, ये कल बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से। बहरहाल सैयद इश्तियाक हमदानी साहब आप मौजूद हैं जो मॉस्को पहुंच चुके हैं, वहां से आप हमें आगाह कर रहे हैं क्या वहां पर होने वाला है। और जिस तरह से आपने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि चूंकि मॉस्को भी इस चीज़ को समझता है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, तो इस पर भी खास तौर पर दोनों के दरमियान बातचीत की जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। बहुत शुक्रिया सैयद इश्तियाक हमदानी साहब आगाह करने के लिए। प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है ऑस्ट्रेलिया की। आपको बताना हमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल के तवील अरसे के बाद अपने मुल्क के दरवाजे सयाहों के लिए खोल दिए हैं। कोरोना वबा के आगाज़ के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कोरोना केसेस के बढ़ने से रोकने के लिए मुल्की सरहदें बंद करना मुल्की सयाहत के शोबे के लिए अरबों डॉलर के नुकसान का बाइस बना, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब इस नुकसान के इजाले के लिए 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया भर के ऑस्ट्रेलियन वीज़े के हामिल अफराद को पीर के रोज़ से मुल्क में दाखिले की बाकायदा इजाज़त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया की सरहदें बंद होने की वजह से गुज़श्ता 2 साल में सयाहत को कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है। ये चीज़ें आपको बताने के लिए पहले पैकेज तैयार है। कोरोना वबा के बायस बंद ऑस्ट्रेलवी सरहदें 2 साल बाद खोल दी गई हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सरहदें बंद होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के सियाहती शोबे को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका। हुकाम ने कोरोना वायरस से होने वाली मुआशी तबाहकारियों पर काबू पाने के लिए मुल्क में दाखिल होने वाले सियाहों के लिए लाजमी करंतना की शर्त भी खत्म कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018-19 के दौरान सियाहत के शोबे से 44.6 बिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर कमाए। मार्च 2020 से मार्च 2021 के दरमियान बैनुल अक़वामी सियाहों की तादाद अमली तौर पर 0 रही, जिससे इस शोबे को 40 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्की दरवाजे सियाहों के लिए खोलने के बावजूद माहिरीन का कहना है कि सियाहत के शोबे को अपने पैरों पर खड़ा होने में काफी वक्त लग सकता है। कोरोना से पहले ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सयाह चीन से सफर करके आते थे, लेकिन चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीनी सियाहों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क सफर इंतहाई मुश्किल बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मुआशी माहिरीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के सियाहत के शोबे की बहाली का इन्हिसार चीन पर है। चीनी बाशिंदे ऑस्ट्रेलिया आने भी चाहते हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ सख्त कवानीन उन्हें रोके हुए हैं। मुल्क का बेशतर हिस्सा खुलने के बावजूद मगरबी ऑस्ट्रेलिया में अब भी सरहदें बंद हैं। बढ़ते कोरोना केसेस के बायस मकामी हुकूमत ने सरहदें खोलना मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद अब 3 मार्च मगरबी ऑस्ट्रेलिया की सरहदें खोलने की नई तारीख दी गई है। स्टाफ की किल्लत भी मगरबी ऑस्ट्रेलिया में सियाहत के शोबे की बहाली में रुकावट बनी हुई है। सरहदें खोलने के हुकूमती फैसले को सियाहत के शोबे की जानिब से सराहा गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म एक्सपोर्ट काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि सरहदें बंद होने के बाद से 2 सालों में इंडस्ट्री घुटनों के बल बैठ गई है। इतना आसान नहीं होगा बैनुल अक़वामी सियाहों की 2 साल पहले वाली तादाद तक वापस पहुंचना। इस तबाहाल इंडस्ट्री की तामीर नौ के लिए हुकूमत को हमारा साथ देना होगा। बिल्कुल जी, 2 साल में जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब टूरिस्ट जो हैं, सयाह जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज मौजूद थे वो लोग यहाँ पर अब सफ़र करके जा सकते हैं। पहले इस पर पाबंदी लगाई गई थी कोविड की वजह से, लेकिन उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को यकीनन बहुत सा नुकसान हुआ, जैसे कि बहुत सारे और ममालिक को भी हुआ है। बहरहाल जी, एक और जगह एक चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान हो रहा है तालीम का। कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है खलीजी रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहाँ तारिकीन वतन के हज़ारों बच्चों को स्कूल तक रसाई ही नहीं है। इसकी वजह इन बच्चों के पास पैदाइशी सर्टिफिकेट का ना होना है। सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी की वजह से इन बच्चों को सेहत की सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन दुबई के कवानीन आड़े आ रहे हैं। अमारात में तारिकीन वतन के बच्चों को तालीमी और सेहत के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगी, उनसे इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे।
मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों तारकीन वतन बच्चे स्कूलिंग और सेहत की देखभाल के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वाशिंगटन पोस्ट की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पैदाइशी सर्टिफिकेट न होने के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों बच्चों को तालीम तक रसाई नहीं, न ही उन्हें आज के दौर में कोई तिब्बी सहूलत मुयसर है। अमाराती कवानीन में तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, जिससे वो पासपोर्ट भी बनवाने से महरूम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई तारकीन वतन रहायशियों का कहना है कि इनके बच्चे स्कूल जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते। ना ही इन बच्चों के पास वीजा या पासपोर्ट है ताकि वो इस मुल्क से निकल सकें। कई खानदानों और अकेली माओं के पास अस्पतालों के हजारों डॉलर बिल अदा करने की सिक्कत न होना इन बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन के तारकीन वतन कम्युनिटी में गैर दस्तावेजी बच्चों की तादाद हजारों में है। अगरचा अस्पतालों के लिए गैर अदाशुदा बिलों पर पैदाशी दस्तावेजात को रोकना गैर कानूनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों और आला ओहदों पर काम करने वाले तारकीन वतन को आला तर्ज जिंदगी का मयार, प्राइवेट तालीम और तिब्बी सहूलतें मुयसर हैं। फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक होने के बावजूद यहाँ पर काम करने वाले अफ्रीका, मशरिक वस्ता और जनूब मशरिकी एशिया से आए मजदूर और दीगर कम तनख्वाहों पर काम करने वाले अफराद मसाइल का शिकार हैं। उन्हें उजरत पूरी मिलती है, ना ही उन्हें दीगर सहूलत फराहम की जाती है। वबाई मर्ज के बाद मुलाजमतों में कमी ने तारकीन वतन को बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए जदोजहद करने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद ये तारकीन वतन अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कंपनी मालिकान इन वर्करों के दस्तावेजात अपने पास रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों की तादाद मकामी लोगों से तकरीबन 9 में से 1 है। इनसे ज्यादातर का ताल्लुक पसमानदा मुल्कों से है और वो बहुत ही कम तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं। इन लोगों के हुकूक और गैर दस्तावेजी बच्चों के बारे में रिपोर्ट मंजर आम आने के बाद अमाराती हुकूमत से इस हवाले से किए गए सवालात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ सवालात हमारे पास भी हैं, इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। तानिया मसूद साहिबा से माहिर तालीम है, बरतानिया से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के हवाले से। तानिया मसूद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, थैंक यू सो मच। आपने एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए मदद किया। जी, आपका शुक्रिया तानिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा, ये जो एक रिपोर्ट आई है, हम सभी जानते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की जब बात होती है तो यहाँ फीकस आमदनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। लेकिन रिपोर्ट हमें ये बता रही है, जो कि अफसोसनाक चीज़ है, कि तारकीन वतन के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। एक अमीर मुल्क होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में बच्चों के पास पैदाइशी सर्टिफिकेट नहीं है। आपको नहीं लगता कि यहाँ की हुकूमत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं आज के इस दौर में? जी, बहैसियत माहिर तालीम मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों के हवाले से बात करना, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। जहाँ तक बात मुत्तहिदा अरब अमारात की है, तो जैसा कि हम सबको मालूम है दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होता है, हत्ता कि वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट भी ऑपरेट कर रहा है और पूरी दुनिया के लिए वो एक हब है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तारकीन वतन का के हवाले से जो एक बात है वो इंतहाई अफसोसनाक ये है कि वो उनके जीडीपी जो कि एस्टिमेटेड 414 बिलियन डॉलर्स ईयरली है, उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि अपना हिस्सा डालते हैं अपने काम से, अपनी मजदूरी से। अब तारकीन वतन का मसला ये है कि वो ज़्यादातर जिनको पेपर वर्क के हवाले से मसाइल आते हैं या दस्तावेजी चीज़ों के हवाले से मसाइल आते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और वो मजदूर तबका है। अब उनके बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं, जबकि अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात का तालीमी निज़ाम देखें तो 3 तरह का वहाँ पे तालीमी निज़ाम है, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और हायर एजुकेशन सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करें तो आप देखें कि वो यानी कि उन्होंने बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स को इम्पोर्ट किया है, जिसमें IB है, इंटरनेशनल बैकलोरिएट है, कैम्ब्रिज है और बरतानवी निज़ाम तालीम है, फिर वहाँ पे US के स्कूल्स हैं, जर्मन है, हर तरह का यानी कि वहाँ पे निज़ाम तालीम मुयस्सर है। लेकिन ये सब तो उनके लिए है जो कि प्रिविलेज्ड क्लास है, जो कि ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और अमीर तबका है। अब जैसा कि आपने ये बहुत ही अच्छी बात की है कि तारकीन वतन के हवाले से बात की जाए,
تو ان میں زیادہ تر وہی ہیں جو مزدور طبقہ ہے اور جو کہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ. ابھی آپ دیکھیے میں یہاں پہ جیسے برطانیہ میں ہوں تو مجھے یہ بات بڑی اچھی بھی لگی, ابھی ہر کسی سے اس حوالے میں بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اسائلم سیکرز ہیں ان کے بچوں کو بھی یہ ایڈمیشن ہیں, اچھا انلیگل ہیں ان کے بچوں کو بھی یہ ایڈمیشن, یعنی کہ تعلیم سب کے لیے میسر ہے اور یہ بچوں کا بنیادی حق ہے, اس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا, سبھی جانتے ہیں. اب اس حوالے سے یہ یو اے ای کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک پالیسی بنائیں اور ان کو یعنی آپ کہ کیا سمجھتی ہیں تانیہ مسعود کہ اگر اس طرح کی رپورٹ ایک شائع ہو جاتی ہے تو کیا یہ چیزیں حکومت کی نظر میں نہیں تھیں؟ کیا تارکین وطن کبھی یہ مسئلہ لے کر وہاں کسی انتظامیہ کے پاس, کسی دفتر کے پاس نہیں گئے ہوں گے؟ آبویسلی گئے ہوں گے, لیکن جی آپ کیا بالکل سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے, اس کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کر ان بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. بالکل انہیں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, جبکہ انہی کے والدین جو کہ امیگرینٹس ہیں, جو کہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں, وہ ملک کی ترقی میں اپنا ایک خاطر خواہ حصہ ڈال رہے ہیں, لیکن ان بچوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا, جبکہ یہی بچے ظاہری بات ہے کہ مستقبل ہیں, اور محض اس لیے کہ ان کے پاس اگر کوئی دستاویزات نہیں ہیں, کوئی ڈاکیومنٹیشن ان کے والدین پرووائڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ان رپورٹس کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کو خود ہی سے یعنی کہ وہ لوگ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس پہ اتنی نظر توجہ انداز نہیں کیا دے جا رہے. رہا ہے, لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ خود متحدہ عرب امارات کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں, کیونکہ اگر اتنی جی بڑی ہاں تعداد میں بچے اسکول سے باہر رہتے ہیں تو آبویسلی ایک بہت بالکل بالکل, کیونکہ یہ ڈسپلیسڈ بچے دیکھیے یہی مستقبل ہے, یہ ڈسپلیسڈ بچے ہی اس پوری سوسائٹی کا, اس معاشرے کا اور اس دنیا کا مستقبل ہے. سو نہیں تو اس سب میم کو بہت تانیہ, پھر سیریسلی سوچا جب جائے. یہ اتنے عرصے سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے, بہت ساری جگہوں پر ہم جانتے ہیں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں, خاص طور پر بالکل بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی, اور پھر تارکین یونیسیف نے وطن بھی کے بچوں کے بالکل لیے کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں, تو وہ کیوں اتنے عرصے سے خاموش ہیں, وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتی ہیں اس پر؟ بالکل دیٹس دی آئرنی. اگر آپ دیکھیے کہ سیو دی چلڈرن ہے, یونیسیف ہے, یہ بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ, آپ ان کی جتنی بھی دیکھیں گی بہت زیادہ رپورٹس آئی ہوئی ہیں, بہت ایکٹیو ہیں, لیکن اس حوالے سے جو امیگرینٹس کے بچے ہیں بالخصوص, ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کوئی بات نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں, جو بھی تارکین وطن, خواہ وہ پاکستان سے گئے ہیں کسی اور کنٹری سے آئے ہیں, ان تارکین وطن کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے اپنے آفیسز میں یہ بات کریں اور اپنے سپلیمنٹ ڈاکیومنٹس کچھ بھی ایسا ایویڈنس جمع کرائیں جس سے ان کے بچوں کو تعلیم تک رسائی حاصل ہو جائے. جیسے سنگل پیرنٹس, آپ کو پتہ ہے ایک سینیریو, ایک سنڈروم ہے پوری دنیا میں, آل اوور دا ورلڈ. سو آئی تھنک جیسے وہاں پہ یہ بھی میں دیکھ رہی تھی رپورٹ کے اندر, بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, تو ان بچوں وہ جس بھی والدین میں سے جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی ایویڈنس ہے, تو ان بچوں کو اسکول میں داخلہ ملنا چاہیے. سو یہ بہت اہم بات ہے, اور اس کے اوپر بالکل نظر ثانی کرنی چاہیے یو اے گورنمنٹ کو. نظر ثانی کرنی چاہیے ہے. یہاں جو تنظیمیں موجود ہیں بچوں کے حقوق کے لیے, جن کے نام آپ بھی مینشن کر رہی تھیں, ان کو بھی جی کام ہاں کرنا چاہیے. خود یہاں پر اماراتی حکومت جو ہے اس کو بڑی توجہ دینی چاہیے, اور اب خاص طور پر جب یہ رپورٹ اس طرح سے منظر عام پر آ چکی ہے تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, جن کے جوابات دینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے یہاں کی حکومت کے لیے. بہرحال تانیہ مسعود صاحبہ ماہر تعلیم ہے, برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود تھی, میم وقت نکال رہی تھی ہمارے شو کے لیے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, خبریں اور بھی بہت ساری ہیں, ٹاپکس اور بھی ہیں جو ہمیں پروگرام میں شامل کرنا ہے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب.
हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। कौमी सलामती के तज़वीराती तकाज़े और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नए उफ़क़। चीन के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। कौमी मफाद में मुतवाज़न सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज़। ख़ित्ते में अमन और इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान की तज़वीराती अहमियत का एक और अहम संग मील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हमें बात करनी है एक ऐसे तनाज़े की जिस पे हर जगह हमें बात होती हुई दिखाई दे रही है, और ये तनाज़ा है यूक्रेन तनाज़ा। आपको बताएं कि रूस ने बागियों के ज़ेर तसल्लुत 2 रियासतों को तस्लीम कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने 2 रियासतों में अमन व अमान के लिए फ़ौज भेजने का हुक्म भी दे दिया है। रूसी पार्लियामेंट से कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द इसकी तौसीक भी कर दें, लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत दीगर मुल्कों ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया है और मॉस्को पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। यूक्रेन ने मगरिब से मदद तलब करते हुए मॉस्को से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दे दी है। यूक्रेन पर कौन किसका साथ दे रहा है, पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रूसी पार्लियामेंट से जल्द तौसीक की भी हिदायत कर दी। डोनेत्स्क का इलाका सनती पावर हाउस के तौर पर जाना जाता था, जिसमें भारी कानकनी और स्टील पैदा करने की सलाहियत के साथ साथ कोयले के बड़े ज़खायर भी थे। डोनेत्स्क और लुहानस्क एन्क्लेव 2014 में लड़ाई शुरू होने के बाद यूक्रेन से बड़ी हद तक मुनक़ते हो चुके हैं। अलहदगी पसंद इन दोनों इलाकों को अपना इलाका करार देते हैं, लेकिन वो रूस के साथ सरहद पर बाज अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 1/3 यानी तकरीबन 6500 मुरब्बा मील खित्ते पर काबिज हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने रूस की जानिब से मशरकी यूक्रेन के 2 रियासतों को तस्लीम करने के फैसले की मजम्मत करते हुए उसे बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने 3 अरबपति रूसी ताजरों के असासे मुंजमद करने का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने इन तीनों ताजरों के बरतानिया में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि बरतानवी शहरियों और कंपनियों को उनके साथ लेन देन से रोक दिया है। बरतानिया ने 5 बैंकों पर भी पाबंदी आयद की है, जिसके बाद बरतानवी शहरी और कंपनियां इन बैंकों के साथ लेन देन नहीं कर सकेंगी। जर्मनी ने भी ऐलान किया है कि वो $11.5 अरब से जायद मालियत के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुअत्तल करने पर गौर कर रहे हैं। ये पाइपलाइन 1230 किलोमीटर पर मुहित है और एक दिन में 15 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की तरसील कर सकती है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने मगरिब की जानिब से रूस पर नई पाबंदी आयद की जाने की धमकियों को तनकीद का निशाना बनाया है। रूसी वजीर खारजा ने यूक्रेन की सालमियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैफ हुकूमत मुल्क के तमाम अफराद की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने फौज को अपनी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देते हुए कहा कि फैसले से कुछ सख्तियां भी होंगी, नुकसान भी होगा, लेकिन हमें दर्द को बर्दाश्त करते हुए खौफ और मायूसी पर काबू पाना है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी फतह यकीनी है। बिल्कुल जी, यूक्रेन ने जब से इन 2 रियासतों को तस्लीम किया है, जो कल भी हमने आपको प्रोग्राम में बताया था कि अगर ऐसा किया जाता है तो इस पर शदीद रिएक्शन आ सकता है, और ये रिएक्शन अब हम ये देख रहे हैं कि आया है। रूस पर पाबंदियों की अब बात हो रही है, लेकिन रूस ने ऐसा क्यों किया है इस पर भी बहुत सारे तज्ज़ियाकार मुख्तलिफ राय रखते हैं। लेकिन बहरहाल अब जब ये कर लिया गया है तो कहा यह जा रहा है कि इससे रूस की मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मामले के लिए अभी भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसको बातचीत से, गुफ्त शनीद से हल किया जा सके, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रूस के इस इक़दाम ने ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी कर दी हैं। बहरहाल ये मामला जो है ये
दिसंबर से चल रहा है, जैन में भी, फैब में भी यही कहा जा रहा है कि जी किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तब भी अमेरिका को ये लग रहा है कि किसी भी वक्त अटैक किया जा सकता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं अमेरिका समेत जिन्होंने यहाँ से अपने जो लोग हैं उनको निकाल लिया, मुख्तलिफ सफारतकारों के अंदर से, मुख्तलिफ जगहों से जो लोग काम कर रहे थे। और हमें दिखाई ये दे रहा है कि रशिया भी अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से निकाल चुका है। लेकिन साथ ही साथ रशिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जी उसका तो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का कोई इरादा ही नहीं है। बहरहाल सिचुएशन कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, इस पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी हमें आपको लेकर चलना है जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना, जहाँ शदीद गर्मी के बायस जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी है। लाखों एकड़ ज़मीन जलकर खाक हो गई है, जबकि सैकड़ों जंगली हयात की ज़िंदगियाँ भी इस आग में निकल ली हैं। आग नाज़रीन इतने बड़े रकबे पर फैली है कि ब्राज़ील और बोलीविया से भी फायर फाइटर अर्जेंटीना के जनूबी इलाकों में लगी आग बुझाने के लिए बुलाए गए हैं। अर्जेंटीना में गुज़श्ता कई हफ्तों से लगी इस आग में इतने बड़े पैमाने पर फैलने की वजूहात क्या हैं, अब तक इसका कितना नुकसान हो चुका है, फिर अभी जिस तरह से इसको रोका जा रहा है, पॉसिबल है इसका रुकना या ये फैलती चली जाएगी? इस पर रिपोर्ट देखते हैं। अर्जेंटीना के जंगलात में लगी आग ने निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। अर्जेंटीना के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर के बाद लगने वाली आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान अर्जेंटीना के सूबे कोरेंट्स में हुआ, जहां आग ने अब तक 19 लाख एकड़ से भी ज्यादा रकबे को तबाह कर दिया है। आग से मुल्क की ज़राअत का 9% हिस्सा अब तक मुतासिर हो चुका है, जबकि जंगलात की आग कई जंगली हयात की जाने भी निकल चुका है और लाखों दरख्त जलकर खाक हो चुके हैं। तेज हवाएं, हवा में नमी की कमी और 1.5 साल से जारी खुश्कसाली जनवरी के वक्त से शुरू होने वाली आग की वजह बनी। सूबे के दूर दराज इलाके जो कि पैराग्वे की सरहद से मिलते हैं, आम तौर पर इन इलाकों में वाफिर मिकदार में बारिश होती है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बारिश का न होना और दर्जा हिरारत में मुसलसल इजाफे की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियों को भी करार दिया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लगने वाली आग से अब तक $240 से ज्यादा का माली नुकसान हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि अर्जेंटीना को इस नुकसान से निकलने में बरसों लग सकते हैं। बारिशों की किल्लत की वजह से अर्जेंटीना के हुकाम ने रवां साल गाय के गोश्त की बरामदात भी महदूद कर दी हैं। गुज़िश्ता माह से जारी आग को बुझाते बुझाते फायर फाइटर्स भी थक चुके हैं और इस वक्त ब्राजील और बोलीविया से भी फायर फाइटर्स बुलवाए गए हैं ताकि आग पर काबू पाने में मदद हासिल की जा सके। लोगों की बड़ी तादाद भी अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं और बाल्टियां भर भर ला के आग बुझाने में फायर फाइटर का साथ दे रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि इस पैमाने पर लगी आग पहले कभी नहीं देखी। इस आग ने हमारी कमाई का अकेला जरिया हमसे छीन लिया है। हमारे मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। पिछले 2 महीनों की शदीद गर्मी की लहर और जंगलात में आग के बाद गुज़िश्ता 2 दिन से मुतासरा इलाकों में जारी हल्की बारिश आग की शिद्दत में कमी के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को शुरू होने वाली ये बारिश हफ्ते भर जारी रहने की तवक्को है। इस बारिश से मुतासरा इलाकों को थोड़ी राहत मिलने का इम्कान है। बिल्कुल जी, अगर बारिश हो जाती है तो शायद इस आग पर काबू पाया जा सके, वरना आपने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो इस आग को कुछ झाड़ियों की मदद से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इर्द गिर्द जहाँ भी फायर फाइटर्स कुछ मौजूद हैं उनको अर्जेंटीना भेजा जा सके। भेजा भी गया है, लेकिन इस आग के इतने बड़े पैमाने पर फैल जाने की वजह से इस पर काबू अभी तक पाना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। मौसम में अगर कुछ तब्दीली आती है, जिस तरह से बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है, तो अगर ये हो जाती है तो इससे फिर काफ़ी मदद मिल सकती है। वरना जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो चुका है, माली नुकसान हुआ है। और ज़ाहिर है दरख्त जो एक दफ़ा बहुत सारे सालों के बाद पलता है, इस हद तक पहुँचता है और उसके बाद उसका इस तरह जल जाना, ये भी एक ऐसा नुकसान है जिसका जल्द पूरा होना मुमकिन नहीं होता है। बहरहाल जी, अब हम रुख करने वाले हैं प्रोग्राम में सऊदी अरब का। बताना हमें आपको यह है कि सऊदी मुमलिकत के क़याम का यौम तासीस मनाया जा रहा है। दर हकीकत मोहम्मद बिन सऊद की जानिब से पहली सऊदी रियासत के 1727 या 1727 में क़याम का जश्न है। सऊदी यौम तासीस का जश्न मनाने के लिए मक्का मुकर्रमा समेत बड़े शहरों और कस्बों में सड़कों, चौराहों और पब्लिक मकामात को सऊदी परचमों से सजाया गया है। यौम तासीस पर सऊदी अरब के 13 सूबों में 24 फरवरी तक 18 सरगर्मियाँ मुनक्किद की जा रही हैं। क्या सरगर्मियाँ हैं, कौन से 18 मकामात पर क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें समोई हैं हमने एक पैकेज में ख़ास आपके लिए, आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब में मुमलिकत के क़याम का यौम तासीस मनाया जा रहा है।
अरब न्यूज के मुताबिक फरवरी सन 1727 को इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी थी। सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक 300 बरस कबल पहली सऊदी रियासत का दारुल हुकूमत अद-दरिया था। कुरान करीम और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियासत का दस्तूर करार दिया गया था। अब तक सऊदी रियासत इसी शाहराह पर गामजन है। सऊदी अवाम इस अजीम रियासत के तारीखी वर्से पर फख्र करते हैं। इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने वसीओ अरीज रकबे पर पहली सऊदी रियासत कायम की। सऊदी रियासत ने समाजी, सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मैदान में पेशरफ्त की। फिर इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद ने दूसरी सऊदी रियासत की बुनियाद रखी। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल फैसल आल सऊद ने 1902 में तीसरी सऊदी रियासत कायम की और उसे मुमलिकत सऊदी अरब का नाम दिया। जजीरा नुमाए अरब की तमाम रियासतों को जम करके मुत्तहिदा रियासत कायम की गई थी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अहद तक यही रविश सऊदी अरब की पहचान बनी हुई है। सरकारी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि यौम तासीस 300 साला यादें ताज़ा करने का बेहतरीन मौका है। इस दौरान बेशुमार वाक़यात हुए जो तारीख की किताबों में महफूज हैं। सऊदी रियासत ने मुआशरे के अमन, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की खिदमत, मुआशरे की खुशहाली, गहरी कौमी वाबस्तगी को सर फहरिस्त रखा। अवाम और क़यादत के दरमियान जो हम आहंगी सन 1727 में पैदा हुई थी वो पुख्ता से पुख्तातर हो गई। यही हम आहंगी खारजी जारहियत को रोकने या सऊदी रियासत में समाजी वाबस्तगी में दरार पैदा करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने की जमानत बनी रही। मुमलिकत के शहरों में यौम तासीस पर मुतअद्दिद सकाफती, तफरीहाती और अवामी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। वतन अजीज और क़यादत से मोहब्बत, वफादारी का इजहार मुनफरिद अंदाज में किया जा रहा है। बिल्कुल जी, सऊदी अरब में मनाया जाएगा यौम तासीस। कहाँ क्या होने जा रहा है हमने आपको आगाह किया। सऊदी भर में हम देख रहे हैं कि परचम जो हैं यहाँ के वो लहराए जा रहे हैं। जश्न का सा समा है, तमाम लोग यहाँ पर खुश दिखाई देते हैं। जब भी कोई ऐसा दिन होता है तो सऊदी अरेबिया में छुट्टियाँ भी बहुत सारे लोगों को मिलती है, रेस्ट करने को भी मिलता है। लोग कुछ इस वजह से भी खुश दिखाई देते हैं। बहरहाल 300 साल तारीख जो है उस पर मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं रखे गए हैं। लोगों को आगाह किया जाएगा कि सऊदीया की तारीख में क्या कुछ हुआ है और उसने आज के सऊदीया को यहाँ तक पहुँचने में किस हद तक मदद दी है। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। जाते जाते आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है चलते 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 में क्या होता है। चलते चलते में वो बहुत सारी खबरें दुनिया भर से शामिल होती हैं जो हम डिटेल में आपसे शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं प्रोग्राम के वक्त की कमी की वजह से। तो हम मुख्तसर तमाम खबरों के सेगमेंट के अंदर शामिल करते हैं। आप ये सेगमेंट देखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बरतानिया में मामर अफराद को खरीदारी के बाद सामान उठाने की जहमत से बचाने के लिए रिबोट तैयार कर लिया गया। 40 पाउंड तक वजन उठाने की सलाहियत रखने वाले गीटा नामी रिबोट में कैमरे नस्ब हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खरीदार के पीछे चलता है। इस रिबोट की खास बात यह है कि अगर दौरान खरीदारी थकावट की सूरत में यही रिबोट बैठने के लिए बतौर सेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर इसकी कीमत $2,950 अमेरिकी डॉलर रखी गई है। कम आमदन वाले अफराद $103 माहाना पर भी रिपोर्ट की खिदमत हासिल कर सकते हैं। मराकश में एक नौजवान की एक ही तकरीब में 2 अलग अलग लड़कियों के साथ मंगने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान ने अपने दोनों दोस्तों को प्रपोज किया तो दोनों ने ही हाँ कर दी, जिसके बाद एक ही तकरीब में दोनों के साथ मंगनी हुई। एक ही शख्स से मंगनी करने पर लड़कियों का कहना है कि उन्हें एक शख्स से शादी करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया के एक कान कुन के घर के बाहर नस्ब लंबे सींगों वाले ड्रोने मुजस्मे लोगों में खौफ फैलाने लगे। मुजस्मों के मालिक डेविड के अहले इलाका उसे किसी खुफिया फिरके की रवायात समझकर परेशान है। लोग इन मुजस्मों को शैतान के मुजस्मे कहते नजर आ रहे हैं, जबकि डेविड का कहना है कि सीमेंट और लकड़ी से बने ये मुजस्मे माजी की जिंदगी की अलामत हैं, जब हस्पानवी नौआबादियाती दौर में मकामी अफराद को चांदी की कान कनी पर मजबूर किया जाता था। भारत का एक मूंगफली बेचने वाला रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले भूबन अपने मुनफरिद अंदाज में मूंगफली बेचने के अंदाज की वजह से अहले इलाका में पहले ही कच्चे बादाम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब उनका मूंगफली बेचने का अंदाज सोशल मीडिया पर आया तो देखते ही देखते वायरल हो गया। वायरल गाने के बाद अब गैर मुल्की भी बदाह बन गए हैं। भूबन का इतनी शोहरत मिलने पर कहना है कि वो इस शख्स के शुक्रगुजार हैं जिसने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। अब तो लोग मुझे फंक्शंस में बुलाते और कच्चा बादाम सुनकर नाचते और गाते हैं।